ये चुनाव 2024 का देश का विशेष परिस्थितियों में चुनाव होने जा रहा है। ये ऐसी परिस्थितियां हैं कि एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान के रास्ते पर देश को चलाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो ताकतें दिखाई दे रही हैं जो संविधान से दिए हुए अधिकारों को एक एक कर करके हमसे अधिकार छीन रहे हैं। और ये लोकसभा का चुनाव अपने आप में अलग इसलिए है कि याद कीजिए, हमने और आपने किताबों में पढ़ा होगा कि एक बार इस धरती पर समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन के बाद एक तरफ कौन था, दूसरी तरफ कौन था, आप जानते होंगे। इसलिए इस बार जो 2024 में ये संविधान मंथन होने जा रहा है, एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। उनके बीच का चुनाव है। आपने विरोधी पार्टी के लोगों की भाषा सुनी होगी और जो सत्ता में हैं उनकी भाषा तो पता नहीं कहां से सीख करके आए हैं। उनकी अगर हम भाषा सुने तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई ऐसे संविधान और जो संविधान की शपथ लेकर के बैठा है उसकी भाषा है। उनकी भाषा हमें और आपको डरा रही है, मौकों पर डराते हैं हमें और आपको। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो जितने बड़े पद पे हो उसको उतना ही विनम्र हो जाना चाहिए, तब हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, तब हमारा संविधान से हमें और आपको अधिकार मिलेंगे। कई बार लोग चर्चा करते हैं कि संविधान कैसे खत्म हो जाएगा, अधिकार हमारे कैसे छिन जाएंगे। आपने हमने बहुत करीब से देखा है। 2022 के चुनाव से पहले याद होगा, पूरे देश के किसान दिल्ली में बैठ गए थे, धरने पर थे, सालों साल बैठे रहे। वो अपनी मांग कर रहे थे कि हमें एमएसपी मिलनी चाहिए, एमएसपी के लिए कानून बनना चाहिए। जो 3 काले कानून आए हैं, ये हम 3 काले कानून स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आपने वो समय देखा जिस समय फोर्स को आगे कर करके सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा करके सड़कों पर कील लगवा दी, पक्की आरसीसी की बैरिकेडिंग करवा दी, दीवार बनवा दी आरसीसी की, और किसान को वो दिल्ली में अपनी बात कहने के लिए नहीं आने देना चाहते थे। जितने दिन आंदोलन चला, सर्दी में, गर्मी में, परेशानियों में, जो आंकड़े बताते हैं लगभग 1000 के लगभग किसानों की जान चली गई, लेकिन सरकार ने परवाह नहीं की। लेकिन जैसे ही चुनाव आया, उन्हें पता लगा कि किसान उनके खिलाफ खड़ा है, पूरा पंजाब हरियाणा उनके खिलाफ खड़ा है, पूरे देश का किसान खिलाफ खड़ा है। उन्होंने डर करके 3 काले कानून वापस ले लिए और 3 काले कानून को कहा कि अब नहीं लागू होंगे। सोचिए, कभी ये लोग जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, अगर 400 जीत गए तो बताओ काले कानून लागू होंगे कि नहीं होंगे? किसान भाइयों, ये बताओ आप। अगर 400 जीत गए तो हमारे आपकी खेती, खेत में पैदा होने वाली चीज, जितनी भी फसलें हैं, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के हवाले कर देंगे। अभी मैं सुन रहा था, देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हमने भंडारण तैयार करा दिया है, देश का सबसे ज्यादा, दुनिया का सबसे ज्यादा भंडारण किसानों के लिए, फसल के लिए तैयार करा दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो सरकारी भंडारण नहीं है, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के भंडारण हैं। वो आपकी फसल को, आपकी पैदावार को
मनचाही कीमत पे खरीद करके बाजार में मुनाफा कमाने के लिए भंडारण बना रहे हैं। आज फसल तैयार है, बहुत सी जगह किसान अपना गेहूं लेकर के गया, बताओ क्या एमएसपी मिल गई किसान को? यह सरकार दबाव बना रही है, ऐसे इंतजाम कर रही है कि आपको अपनी फसल की कीमत नहीं मिले। इसलिए हम इंडिया गठबंधन के लोगों ने तय किया है, अभी हमने अपना अधिकार पत्र जारी किया जनता की मांग का, और तय किया है कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा, आप किसान भाइयों को एमएसपी का अधिकार देकर के हर फसल का एमएसपी दिलाने का काम ये इंडिया गठबंधन करेगा। आपने जो भी पढ़ा वो यही अखबार में पढ़ा कि INDIA इंडिया होता है। जो लोग थोड़ी बहुत ABCD जानते होंगे, अखबार में पढ़े होंगे, सोशल मीडिया पे पढ़े होंगे, हम आप तो INDIA को इंडिया पढ़ते हैं, और बीजेपी वाले बताओ क्या पढ़ते हैं? वो कहते हैं इंडी गठबंधन। INDIA इंडिया होता है कि इंडी होता है? तो सोचिए, जो लोग इंडिया को नहीं पढ़ पा रहे हैं, इंडिया के लोगों को नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन्हें इस लोकसभा में कौन वोट देने जा रहा है? और तब इन्हीं के आंकड़े बताते हैं कि 10 साल में 1 लाख किसानों ने देश में आत्महत्या की है। बताएं बीजेपी वाले लोग जो विश्व गुरु बनाने का सपना दिखा रहे हैं, बताओ 1 लाख किसान ने आत्महत्या की है कि नहीं की है? जहां किसान दुखी है, नाराज है, वहीं यह सरकार हमारे नौजवानों के साथ भी, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम जानते हैं यहां के नौजवान जब हम मुजफ्फरनगर आए थे, उस समय पुलिस की भर्ती का परीक्षा देकर के आए थे। मैं जहां जाता था उन 2 दिनों में हर जगह नौजवान अपनी तख्ती लेकर के खड़ा हो जाता था, कहता था कि परीक्षा कैंसिल हो, परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। सोचिए आप, जो सरकार ये दावा कर रही थी क्या वो पेपर लीक नहीं हो सकता है, हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं पुलिस की भर्ती का, ऐसा इंतजाम किया है कि इंतजाम में कोई भी नकल नहीं कर पाएगा और सुरक्षित परीक्षा होगी। परीक्षा 2 दिन कराई और पेपर लीक हो गया। बताओ पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? पुलिस की भर्ती का पेपर लीक हुआ, और ये पुलिस भर्ती का पहला पेपर लीक नहीं था। जो नौजवान पढ़े लिखे हैं, डिग्री हासिल करे लोग हैं, जो नौकरी की तलाश में जा रहे होंगे, वो जानते होंगे एक एक परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। जितनी भी परीक्षा हुई है सरकार की, सब में पेपर लीक हो गया। यहां भी मुख्यमंत्री आए होंगे, देश के प्रधानमंत्री आए होंगे आसपास, क्या बताओ पेपर लीक के बारे में उन्होंने कुछ कहा? क्या पेपर लीक के लिए उन्होंने नौजवानों को कोई नौकरी की सलाह दी कि नौकरी मिलेगी उन्हें? कोई सलाह नहीं दी। पता नहीं देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को यही नहीं पता कि पेपर लीक हो रहे हैं। और कैसी सरकार है जो लीक हो रहे हैं, उसमें लीक कराने वाले बीजेपी के लोग हैं, परीक्षा कराने वाले बीजेपी के लोग हैं, और ये पेपर जानबूझ करके लीक करा रहे हैं क्योंकि ये नौजवानों को नौकरी न देनी पड़ जाए, इसलिए पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक इसलिए कराया जा रहा है जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़ जाए। ये लीक वाले इस बार नौजवान तैयार हैं, और हमें तो ये लगता है कि इस बार किसान और नौजवान मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे, इन्हें पूरी तरीके से निपटाने का काम करेंगे। और हमने तो गणित बताया इन्हें, छात्र नौजवानों वाला, और आप लोग भी गणित समझ लीजिए।
अगर 60 लाख बच्चों की परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं, तो अगर 60 लाख नौजवान, उनके घर परिवार के केवल माता पिता को हम जोड़ लें, 3 लोगों को गिन लें, अगर हम 60 लाख का गुणा हम 3 में कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख बनते हैं। वो यही 1 करोड़ 80 लाख लोग जो उत्तर प्रदेश में हैं, जिनका परिवार प्रभावित हुआ है केवल परीक्षाओं के पेपर लीक से, और 80 लोकसभा से भाग दे दें तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हुआ है। तो बताओ भारतीय जनता पार्टी कहां से 400 पार कर रही है? जब 80 में 80 हार रही है तो बताओ कहां से 400 पार हो रही है? ये 400 पार नहीं, इस बार किसान और नौजवान मिलकर के इन्हें 400 सीटें हराने का काम करेगा। ये 400 हारने जा रहे हैं। और फिर ये सरकार, इनके नेता आपने देखा होगा, अपना भाषण शुरू करते हैं, भारत माता की जय हो। हम भी भारत माता की जय बोलते हैं। कोई इस देश का ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो देश के प्रति प्रेम न रखता हो, देश को मजबूत नहीं बनाना चाहता हो, अपनी सीमाओं को सुरक्षित न रखना चाहता हो। लेकिन सोचिए, यही सरकार जिसने एक फैसले से फौज की भर्ती को, जो पूरे जीवन हमारा नौजवान नौकरी करता था, वर्दी पहन करके सम्मान पाता था, इस सरकार ने फैसला लिया और हमारी फौज की नौकरी को अग्निवीर में बदल दिया। हम अपने नौजवानों से कह करके जा रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन जीतेगा, समाजवादी पार्टी सरकार में आएगी, तो ये अग्निवीर जैसी व्यवस्था हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। ये व्यवस्था खत्म होगी। और कभी कभी ये खाकी वर्दी वाले भी सोचते हैं, कुछ कुछ हमें डराते हैं हम लोगों को। ये समझ लें कि अभी तो दिल्ली वालों ने फौज की भर्ती 4 साल की कर दी। हो सकता है ये सरकार में आ गए और 400 जीत गए तो ये खाकी वालों की नौकरी 3 साल की हो जाएगी। बताओ 3 साल के बाद क्या करोगे? चल करके खेत में किसको रोकोगे? किसी को पता था? बताओ, किसी को पता था कि फौज की भर्ती 4 साल की हो जाएगी? बताओ, आप में से किसी को पता था क्या? हमारे ये पुलिस वाले बताएं जो सुरक्षा में लगे थे 60 लाख बच्चों की भर्ती कराने के लिए, ये सब ड्यूटी पे थे, क्या इनको पता था पेपर लीक हो जाएगा? ये सरकार ने पेपर लीक किया है और सरकार ने पेपर लीक कराया है। ये नौकरी नहीं देना चाहते हैं इसलिए पेपर लीक कराया है। और फिर बताओ, चंदा वसूला गया? ऐसा चंदा किसी ने वसूला? हम और आप लोग कितने दिनों से राजनीति कर रहे हैं, किसी राजनीतिक दल ने कभी ऐसा चंदा नहीं वसूला होगा जैसा बीजेपी ने वसूल लिया। सोचिए, जो कंपनी मुनाफा ही नहीं कमा रही, जिन कंपनियों का मुनाफा कम है, टर्नओवर कम है, वो अपने मुनाफे से 4 गुना ज्यादा बीजेपी के खाते में पैसा जमा कर रहे हैं। कोई सोच सकता है कि 1000 करोड़ चंदा लिया जा रहा हो? क्या आप क्या कल्पना कर सकते हो कि 1000 करोड़ रुपए लिए जा रहे हो चंदे के? किसी से 500 करोड़, किसी से 600 करोड़, किसी से 200 करोड़। और ये बीजेपी वाले घूम घूम करके कह रहे थे कि वैक्सीन लगवा लो, वैक्सीन लगवा लो। बताओ, वैक्सीन वालों से इन्होंने पैसे वसूल लिए कि नहीं वसूल लिए? आपने सबने वैक्सीन लगवा ली होगी, तो अब तो हमारे जैसे हो आप भी। बताओ, चंदा वसूला इन्होंने कि नहीं वसूला? और ये जो आज महंगाई दिखाई दे रही है आपको,
ये जो बाजारों में सामान लेने जा रहे हो, दवाइयां लेने जा रहे हो, ये आपके महंगाई इसलिए भी है कि इन्होंने चंदा वसूला है। जिन कंपनियों से चंदा वसूला इन्होंने, वही कंपनियां मनमानी मुनाफा कमा रही हैं, और मुनाफा कमाने की वजह से महंगाई है। 10 साल की अगर तुलना करोगे, महंगाई कहां पहुंचा दी आपकी? बताओ, महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? और कई मानकों में हम तो दुनिया के दूसरे देशों से बहुत पीछे हैं। यही सरकार कहती थी कि डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे जा रहा है। बताओ अब रुपया कहां पहुंच गया? आपके पड़ोसी देशों से भी नीचे रुपया पहुंच गया। और बेरोजगारी कहां पहुंच गई? आसमान छू रही बेरोजगारी। जो सरकार भ्रष्टाचार पे न जाने क्या क्या काले धन पर लोगों को कह रही थी, जब मैं पिछले चुनाव में आया था, नोटबंदी के समय पर समाजवादी सरकार थी, उस समय मैंने बहुत बार कहा, आप लोगों से, जनता से भी कहा कि रुपया नहीं काला सफेद होता है, लेन देन काला सफेद होता है। आज जितना लेन देन बीजेपी की सरकार में हो रहा, उतना कभी उत्तर प्रदेश ने नहीं देखा। और कोई विभाग नहीं बचा जिसमें भ्रष्टाचार न बढ़ गया हो। और भ्रष्टाचार इतना बढ़ा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और हमारे पुलिस के लोग तो बहुत समझदार लोग हैं। 100 नंबर व्यवस्था दी थी मैंने इन लोगों को, जिससे समय पर पहुंच जाए पुलिस और मदद करे गरीब की, किसान की। लेकिन बीजेपी की सरकार आई, उसका नंबर बदल दिया, 100 का 112 कर दिया। और 112 से हमारी पुलिस को लगा कि उनका भी रेट अब बढ़ जाना चाहिए। बताओ, भ्रष्टाचार बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? और जिन्होंने आज अखबार ध्यान से पढ़ा होगा, अभी तक तो ये जनता से वसूल लेते थे, ये वसूलते वसूलते इतने आजाद हो गए कि अब पुलिस से वसूल रही है पैसा। सोचिए, हमारे मुख्यमंत्री जी की पुलिस कैसी बन गई कि पुलिस से पैसा वसूल रही है। और जब वो पुलिस का अधिकारी नहीं दे पाया पैसा, जब वो पैसा नहीं दे पाया, तो बताओ उसने गोली मार ली कि नहीं मार ली? गोली मार ली खुद को। ये जो बीजेपी वाले मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, पता नहीं कौन सी कहानी पढ़ाते थे, गीली वाली कहानी। अभी बनारस में हम लोगों ने देखा, देश के जो प्रधान सांसद हैं उनकी लोकसभा में एक चौराहे पर इसी तरह हमारे खाकी वर्दी के सब इंस्पेक्टर ने किसी बीजेपी वाले को रोक लिया। सोचो बीजेपी वाले ने क्या किया था। वो सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, बीजेपी के नेताओं ने उस खाकी पहने हुए सब इंस्पेक्टर की धुलाई कर दी। और ऐसी धुलाई नहीं की, उसे किक मार करके धुलाई कर दी। इतने ही लाते मारी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने पुलिस को अपमानित किया है, आखिरकार उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उन्हें कौन बचा रहा है? उनके साथ कौन खड़ा है? ये बीजेपी वाले खड़े हैं। बीजेपी वालों को पूरी आजादी है कुछ भी करने में। इसीलिए हम कहना चाहते हैं, हमारे आपके अधिकार छीने जा रहे हैं। केवल हमारे आपके अधिकार नहीं छीने जा रहे हैं, बड़े बड़े विधायक जो चुन करके गए, उन्हें भी लालच दे करके अपनी तरफ खींच लिया। पता नहीं कौन सा पैकेज मिला है विधायकों को और दलों को, वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये जमाना पैकेज का है। पता नहीं विधायकों को कौन सा पैकेज दे दिया गया जिससे हमें छोड़ के चले गए। आपने अपने वोट से जिताया,
बताओ आपने अपने वोट से जिताया था कि नहीं जिताया? वो हमें धोखा नहीं देके गए, आपको धोखा देके गए हैं, और आपके साथ साथ हमें भी धोखा दे गए। जाने कौन सा पैकेज मिला, जाने कौन सा पैकेज मिल गया। हम तो शतरंज नहीं जानते, न शतरंज के खिलाड़ी रहे हैं, थोड़ा बहुत शतरंज जानते हैं, लेकिन बीजेपी के घोड़े की ढाई चाल से वो दल कहां चला गया पता नहीं। बीजेपी के ढाई घर की ढाई चाल से बताओ दल कहां चला गया। जिनसे लड़कर के हम लोगों ने उन्हें जिताया, आज पैकेज पाकर के उन्हीं के साथ खड़े हो गए। इसलिए ये चुनाव हमारे आपके भविष्य का तो है ही है चुनाव, लेकिन आने वाली हमारी पीढ़ी उसका भी चुनाव है। ये 400 लोकसभा जीत करके पता नहीं कौन सा संविधान में बदलाव लाना चाहते हैं। उस संविधान में, जिस संविधान को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया, और उस संविधान के तहत हमें आपको अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों को ये छीन रही है। इनके लिए कोई कानून नहीं है, इनके साथ कोई चला है उसके लिए कोई कानून नहीं है। ये अपनी बड़ी बड़ी संस्थाएं जो हैं उनको खत्म कर करके अपने लिए इस्तेमाल कर करके लोगों पे दबाव बना रहे हैं। चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, उनके माध्यम से दबाव बना रहे हैं, लोगों को डरा धमका रहे हैं। जबकि कोई भी सरकार में रहे उसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि संस्था कमजोर नहीं हो, संस्था और मजबूत हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितनी संस्थाएं मजबूत होंगी उतना ही हमारा आपका संविधान और लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन ये बीजेपी के लोग लोकतंत्र से लेकर के, संविधान से लेकर के संस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और ऐसी खिलवाड़ कर रहे हैं कि अगर ये सत्ता से नहीं हटे तो हमारे आपके सब अधिकार छीन लेंगे। हमें आपको ये सरकार से कुछ नहीं दे रहे हैं, ना अस्पतालों में दवाई मिल रही, ना इलाज मिल रहा है, ना हमारे किसान को पैदावार की सही कीमत मिल पा रही है, ना हमारे नौजवान को नौकरी रोजगार मिल पा रहा है, ना ही हमारे मुसलमान भाई सम्मान के साथ जी पा रहे हैं। ये सबके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सबके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे आपके पास लोकतंत्र में यही रास्ता है कि अपने वोट के अधिकार से इनको हम लोग हटाने का काम करें। बताओ, वोट से इनको हटाओगे कि नहीं हटाओगे आप लोग? हमारी आपसे अपील है कि इतनी लूट और झूठ किसी ने नहीं बोला होगा, इतनी लूट किसी ने नहीं की होगी, इतना झूठ किसी ने नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने बोला। इन्होंने न जाने क्या क्या सपने दिखाए कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, करोड़ों को नौकरी मिल जाएगी, उद्योग लगेंगे, कारखाने लगेंगे। लेकिन 10 साल के बाद भी बताओ कितने घबराए हुए हैं, कितने घबराए हुए हैं। अगर 400 पार से और 400 सीटें जीत रहे होते तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को इन्हें जेल भेजना पड़ता झूठे मुकदमे लगा करके? बताओ, ये घबराए हुए हैं कि नहीं घबराए हुए हैं? अगर 400 पार होते तो क्या झारखंड के मुख्यमंत्री पर झूठे मुकदमे लगा करके उन्हें जेल भेजना पड़ता? ये 400 पार वाले घबराए हुए हैं। ये उसी पहलवान की तरह घबराए हुए हैं, जब मैदान में कुश्ती हारने लगता है तो पहलवान न जाने क्या क्या करने लगता है। कुश्ती जीतने के लिए न जाने क्या क्या हथकंडे अपनाता है। इसलिए आप सबसे हम अपील करने आए हैं, ये हमारे पश्चिम की जो हवा चल रही है, जो इस इलाके से हवा चल करके जा रही है, ये परिवर्तन की हवा चल रही है। और इसलिए परिवर्तन की हवा चल रही है क्योंकि इस बार पीडीए के लोगों ने मन बना लिया है कि इन भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से सफाया करेंगे।
अगर उनके पास एनडीए परिवार है, अगर उनके पास एनडीए परिवार है, तो हमारे आपके पास पीडीए परिवार है, पीडीए परिवार है। और पीडीए परिवार इतना बड़ा है कि अगर वोट डाल देगा पीडीए परिवार मिलकर के, तो दीपक सैनी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएंगे बिजनौर लोकसभा से। और बिजनौर लोकसभा के हमारे जितने वोटर हैं, उनकी जिम्मेदारी इस विधानसभा को तो जिताने की है ही है, लेकिन इस बार तो पूरा उत्तर प्रदेश जान गया, अब तो सब जान गए कि मुजफ्फरनगर भी समाजवादी पार्टी जीत रही है, कैराना भी जीत रही है समाजवादी पार्टी। आपके आगे चले जाओ, नगीना से लेकर के और मेरठ जो दूसरे चरण में वोट पड़ने जा रहा है, बागपत तक समाजवादी पार्टी जीत रही है। और जो लोग हमारे साथ रुपया बन गए थे, वो घोड़े की ढाई चाल से किधर गिरे जाकर के किसी को नहीं पता। इसलिए हम आपसे विशेष अपील करने आए, निवेदन करने आए हैं कि हमारे दीपक सैनी जी नौजवान साथी हैं, इनकी मदद करना, आप लोग सहयोग करना, इनका एक एक वोट इनको दिलाने का काम करना। इनकी मदद करोगे आप सब लोग, ये जीतेंगे तो संविधान की मदद होगी, बचाने का काम होगा। और इस बार तो उत्तर प्रदेश में ये इंडिया गठबंधन कमाल करने जा रहा है, परिणाम भी कुछ नए आने जा रहे हैं, नए। ये बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं, क्योंकि यूपी के लोग जब स्वागत करते हैं तो अच्छा स्वागत करते हैं, लेकिन जब विदाई करते हैं तो बहुत धूमधाम से विदाई होगी इनकी। जो लोग 14 में आए थे 24 में चले जाएंगे, पता नहीं लगेगा कहां चले गए हैं। इसलिए मदद करिए और एक एक वोट साइकिल के चुनाव पर देना, यही निवेदन, यही करने में आपसे आया। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने